नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त सूर्योदय स्वागत करता हूं आपका अपने भूगोल की सीरीज ज्योग्राफी की जो श्रेणी जो चल रही थी उसमें और बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर जो अपना जो हुआ था ज्योग्राफी का, उससे आगे अध्ययन करते हैं आज हम। लास्ट जो हमने पढ़ा था कि भारत जो है, भारत का नामकरण कैसे हुआ, उसके बाद भारत का क्षेत्रफल में कौन सा नंबर है, जनसंख्या में कौन सा नंबर है। ठीक है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की भी ये जो स्थिति थी ये हमने नोट की थी। उसको आगे लेके चलते हैं भारत को। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत के भूगोल, मैंने बताया था भूगोल ज्योग्राफी के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें मैप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम देखते हैं। पहले सबसे पहले मैं भारत का जो नक्शा जो है, मैप है, वो ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। आज हम बात करते हैं भारत की। भारत से जो रेखाएं गुजरती है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था, ग्लोब बनाया था। ग्लोब से मैंने बताया था कि ग्लोब में ये कौन सी साइड है, पश्चिम, और ये पूर्व। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व गुजरने वाली हॉरिजेंटल जो लाइनें होंगी उनको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। उनको कहा जाता है अक्षांश रेखा। और जो वर्टिकल लाइन होगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो वर्टिकल लाइन होगी उनको क्या कहा जाएगा, देशांतर रेखा। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसको क्या कहा जाएगा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। मैंने ये भी बताया था कि भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि भूमि के मध्य पृथ्वी के बीच से गुजर रही है। नाम से पता लग रहा है, भूमध्य या इक्वेटर लाइन। इक्वल मतलब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले वर्त को क्या कहा जाएगा, विषुवत। मैंने बताया था कल एक शब्द के बारे में भी बताया था मैंने, विश्व। विश्व का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह, एक ऐसी लाइन जिसपे दिन रात क्या होंगे, बराबर। साल में 2 बार दिन रात बराबर होंगे। इसी का मतलब यही होता है, मतलब दिन रात सम, मतलब दिन रात क्या हो, सम मतलब क्या होता है, बराबर। जहां पे दिन रात बराबर होंगे उसको क्या कहा जाता है, उस घटना को क्या कहा जाता है, विषुव। लेकिन वो घटना कहां, जहां पे होती है उसको क्या कहा जाएगा, विषुवत रेखा। ठीक है, इंग्लिश में इसको, इंग्लिश में जो होगा उसको पता होगा, इक्वेंस कहा जाता है, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स देखो, इक्वल से बना है इक्वी, नॉक्स मतलब रात्रि। जहां पे दिन रात बराबर होंगे उसको क्या कहा जाएगा, विश्व कहा जाएगा, इक्विनॉक्स कहा जाएगा। इसी नाम से इस रेखा का नाम क्या पड़ा है, विषुवत रेखा। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक बार रिमाइंड करते हैं इसको। देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर, मैंने बताया था 0 डिग्री देशांतर से इस तरफ चलते तो पश्चिमी देशांतर रेखाएं होगी, इस तरफ चलेंगे तो कौन सी रेखाएं होगी, पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी। और अक्षांश रेखा में भी बताया था, जब उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो कौन सी रेखाएं होंगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं। और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो कौन सी रेखाएं होंगी, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। और भारत की स्थिति भी हमने देखी थी कि भारत की मुख्य भूमि से जो गुजरती है वो 8 डिग्री 4 मिनट, और यहां से जो गुजरेगी 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरों के बारे में देखें तो यहां से पूर्वी देशांतर रेखा जो गुजरती थी वो 68 डिग्री 7 मिनट, और यहां से अरुणाचल से जो गुजरेगी वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। ये भारत की स्थिति थी लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन थे ये भारत के। अब उसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब इनके अलावा देखो, इन रेखाओं के अलावा, ये तो थी मेन रेखा 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। इसके अलावा अगर देखते हम, देखो पृथ्वी के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपनी धुरी पे कितनी डिग्री, 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। उसी की वजह से क्या होता है वो देखते हैं यहाँ पे। देखो यहां से हम चलेंगे 0 डिग्री, 0 डिग्री से मैंने बताया था कि डिग्रियां कैसे होती है। यहाँ पे देखेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहां से हम लाइनें ड्रॉ करते रहेंगे। और वो लाइनें वो इमेजनरी लाइनें, खींची नहीं गई चौक लेके पृथ्वी पे, काल्पनिक रेखाएं।
और ऐसे ऐसे हम आगे चलते तो ये एक पॉइंट जहां एक आएगा जहां पे क्या होगा 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री भी आएगी ना कोई जगह, अगर 90 डिग्री तक हम चलते जाएंगे और 23.5 डिग्री के पीछे हम क्या लगाएंगे पूर्वी, ठीक है पूर्वी। और ये 23.5 डिग्री के पीछे हम क्या लगाएंगे उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है करक रेखा। और 23.5 डिग्री कहां से जाएगी, 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री जाएगी यहां से। कौन सी रेखा है करक रेखा, या टैरोपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है इसको, टैरोपिक ऑफ कैंसर। राशि भी तो होती है ना करक राशि, वो इसी के नाम पे यही करक रेखा, टैरोपिक ऑफ कैंसर, इसको करक रेखा कहा जाता है। करक रेखा कितने डिग्री से क्रॉस करती है 23.5 डिग्री, पीछे क्या लगाएंगे उत्तरी अक्षांश। ठीक वैसे अगर हम नीचे चलते हैं 23.5 डिग्री, अगर भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ चलेंगे, ये 23.5 डिग्री ड्रॉ की लाइन, ये जो 23.5 डिग्री जो होगी, 23.5 डिग्री का मतलब समझ रहे हो ना, 23.5 मैंने बताया था 1 डिग्री में कितने मिनट 60, तो 30 मिनट में लिख रहा हूं तो कितनी डिग्री होगी आधी डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं 23 डिग्री और हाफ, ठीक है, ये भी 23.5। और इसमें क्या लगाएं दक्षिणी अक्षांश, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो लाइन क्रॉस करे उसको हम क्या कहेंगे मकर रेखा, टैरोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको कहा जाता है टैरोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये होगी मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, ठीक है। अब इससे थोड़ा और ऊपर चलते हैं, वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है वैसे, थोड़ा और अगर ऊपर चलते तो यहां पे एक और लाइन ड्रॉ होगी जो कि होगी 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री पे एक लाइन और मानी जाती है, और ये भी कौन सी होगी उत्तरी अक्षांश रेखा। और इस उत्तरी अक्षांश रेखा का भी नाम यहां पे रखा गया है, वो क्या होगा, और ये उत्तरी अक्षांश कौन से ध्रुव के नजदीक होगी, क्योंकि 90 डिग्री पे कौन सा ध्रुव है बिल्कुल पॉइंट उत्तरी ध्रुव के पास होगी, तो मतलब इस रेखा के उस तरफ लगभग हमेशा क्या मिलेगी बर्फ मिलेगी। और ये जो रेखा इसको क्या कहा जाता है, इस रेखा का नाम रखा गया है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक सर्कल कहा जाता है इसको, आर्कटिक सर्कल, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। नीचे हम ड्रॉ करते हैं 66.5 डिग्री पे एक लाइन और अगर ड्रॉ करते हैं 66.5 डिग्री, इसको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। लेकिन इस दक्षिणी अक्षांश रेखा का नाम क्या रखा गया है यहां पे, या वेरी गुड अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये 4 लाइनें जो चर्चा में रहती है हमेशा, सबसे पहले आर्कटिक लाइन जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा करक रेखा कहा जाएगा, 0 डिग्री से गुजरने वाली को भूमध्य रेखा कहा जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटने वाली सबसे बड़ा वर्त कौन सा, तो आंसर क्या आएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ही तो मैंने कल बताया था कि कोई भी गोल चीज है, गोल चीज पे अगर कौन सा वर्त गोल, कोई भी सपेर है, सपेर पे सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा जो बिल्कुल बीच में खींचा जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर हम जाते जाएंगे उसकी क्या होगी लेंथ कम होती चली जाएगी। तो पृथ्वी पे सबसे बड़ा जो वर्त है वो कौन सा होगा भूमध्य रेखा। नीचे चलेंगे लेंथ कम होती चली जाएगी, ऊपर जाएंगे लेंथ कम होती चली जाएगी, सबसे बड़ा भूमध्य रेखा। नीचे की तरफ आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम आते हैं तो वहां पे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक सर्कल या रेखा भी कह सकते हैं, सर्कल, इनको भी हम सर्कल कह सकते हैं, सर्कल ही तो है ये, सर्कल ही तो है, क्योंकि गोल चीज में कोई लाइन खींचेगी तो सर्कल ही तो होगी, तो रेखा भी कह सकते हैं सर्कल भी कह सकते हैं। अब पता लगे ना करक रेखा कितने डिग्री से गुजर रही है, 23.5 डिग्री से गुजर रही है। अब अगर करक रेखा, ध्यान से देखो, करक रेखा अगर 23.5 डिग्री से गुजर रही है तो सीधी सी बात है भारत के बीच से भी जाएगी, क्योंकि भारत 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में, तो भारत से जाएगा ना 23.5 डिग्री बीच में से कहीं ना कहीं से। तो वही चीज हम समझेंगे अब कि करक रेखा भारत से कहां से गुजर रही है। करक रेखा के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कहां से गुजर रही है, कितने राज्य हैं, कौन सा राज्य क्या है, किसकी राजधानी कहां पे है। अब देखो ये भारत,
ठीक है, भारत के बारे में अगर देखा जाए तो मैंने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की शुरुआत हो जाती है उत्तरी अक्षांश से, ऊपर चलते 9, 10, 11, 12, ऐसे चलते चलते यहां जब से गुजरात के पास पहुंचेंगे यहां से एक लाइन जाएगी 23.5 डिग्री। ये कौन सी लाइन है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसी को क्या कह दिया जाता है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत को कितने हिस्सों में बांट रही है? 2। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी भारत, नीचे वाला दक्षिणी या प्रायद्वीप भारत भी कहा जाता है इसको, या दक्कन का पठार वाला जो एरिया वो यही है। ठीक है, उत्तर वाला, उत्तर का मैदान वाला, या थार मरुस्थल या हिमालय पर्वत वाला, वो कर्क रेखा के कौन सी दिशा में पड़ता है? उत्तरी दिशा में। अब देखो ये जो रेखा है, कर्क रेखा जो होती है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। सबसे पहला जो राज्य जो आएगा, सबसे पहला जो राज्य आएगा वो आएगा गुजरात। गुजरात सबसे पहला स्टेट है जिसे कर्क रेखा क्रॉस करती है भारत में। उसके बाद आएगा ये राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद जो आएगा वो आएगा मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। अब मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश से अलग करके एक स्टेट बनाया गया था 1 नवंबर 2000 में, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ याद रखना, छत्तीसगढ़ स्टेट किससे अलग करके बनाया गया था? मध्य प्रदेश से। पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था, और वो इस तरफ वाला जो एरिया है इसको अलग करके बनाया गया था। तो इससे भी तो जाएगी ना, तो कौन कौन सा होगा? सॉरी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी जाएगी। अब ऊपर ये जो स्टेट है ना, ये है बिहार। ये पूरा बिहार होता था, ये ऐसे बिहार बड़ा राज्य होता था पहले, लेकिन 2000 में बिहार के भी कितने हिस्से कर दिए? 2। ऊपर वाले हिस्से को कहा गया बिहार और नीचे वाले को कहा गया झारखंड। तो झारखंड से भी जाएगी। छत्तीसगढ़ के बाद किससे जाएगी? झारखंड से। अब झारखंड से थोड़ा आगे चलते तो यहां पे एक स्टेट है पूरा ऐसे घूम के अंदर की तरफ, ये है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल से जाएगी। पश्चिमी बंगाल से निकल के ये देश आ जाता है बांग्लादेश, जिसके बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि हम कौन सी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं? इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे, तो उससे कहीं से भी जाओ वो हम नहीं पढ़ेंगे। इससे आगे चलते हैं, ये जो कोना जो दिख रहा है ये भारत का राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य से जाएगी, क्योंकि त्रिपुरा के बारे में याद रखना, त्रिपुरा वो राज्य है जो तीनों ओर से अंतरराष्ट्रीय, एक ही देश के अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का वो राज्य है जो तीनों ओर एक ही देश से घिरा हुआ, तो त्रिपुरा। त्रिपुरा के तीनों ओर देखो, इस तरफ भी बांग्लादेश, इस तरफ भी, आगे भी। ठीक है, तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा से जैसे आगे चलते, ये जो राज्य ये है मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम। रम भुलाए गम, मिजोरम, पूरा रम भुलाए गम। त्रिपुरा और मिजोरम याद रखना, इस हाथों पे याद होना चाहिए, हो जाने चाहिए, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कोई भी बड़ी चीज नहीं है। अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें चाहे कैसे भी हो, हमें घोट के पीना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें ज्यादा भूख लगी होती है ना, कम भूख में तो हम नकारा हो जाते हैं ना कि नहीं हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन जब भूख बढ़ जाएगी तो जो आगे आएगा वो हमें खाना पड़ेगा। तो अभी आपकी भूख बढ़ी हुई है, जो आगे आओ ना पी जाओ उसको, बस तभी सिलेक्शन है। ऐसा ही तो होता है ना, भूख ज्यादा लगी तो कुछ भी मिले, रूखी सूखी जो मिलेगी खा लेंगे, तो वही हिसाब होना चाहिए। जो भी आगे आए ना पी जाओ उसको घोट के। और जीएस ऐसा ही सब्जेक्ट है, कुछ नहीं पता कहां से क्या उठा देगा। तो ये जो स्टेट है इनसे कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा के बारे में और 2-4 फैक्ट और देखते हैं यहां से, ताकि हम कोई मौका ना दे कि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाए कि हमारी समझ से बाहर जाए। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले भारत से पश्चिम दिशा से अगर आए तो सबसे पहले कौन से राज्य से प्रवेश करेगी कर्क रेखा? गुजरात। कौन से राज्य से अंतिम में? मिजोरम। अगर ये पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा पे स्थित सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सही है? नहीं है। अगर ये पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा पे सबसे बड़ा राज्य है, गुजरती थोड़ा सा है उससे, लेकिन बड़ा राज्य तो नाम राजस्थान का ही आएगा। अगर पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा पे जो 8 राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा? राजस्थान। कर्क रेखा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान।
दूसरा, और अगर थोड़ा आगे चलते हैं, अगर ये पूछ लिया जाए कर्क रेखा कौन से राज्य से सबसे ज्यादा क्रॉस करती है, तो मध्य प्रदेश। यहां पे क्वेश्चन चेंज हो गया, अब क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा है, पूछा कि कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उनमें कर्क रेखा की लंबाई पूछ रहा है सबसे ज्यादा कौन से राज्य में, ना कि राज्य। राज्य की बात करें तो राजस्थान आ जाएगा, लेकिन कर्क रेखा कौन से राज्य में सबसे ज्यादा क्रॉस कर रही है, तो वो का आंसर क्या आएगा, मध्य प्रदेश। सबसे बड़ी लंबाई कर्क रेखा की कहां पे, मध्य प्रदेश। राज्य राजधानी सबको याद हो गई ना, ठीक है। मध्य प्रदेश, कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, और सबसे कम की अगर बात करें तो त्रिपुरा। त्रिपुरा 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 वो राज्य है जहां पे कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई है। त्रिपुरा में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई। हाँ, सबसे छोटा राज्य पूछे तो भी यही आएगा, त्रिपुरा। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, अगर पूछ लिया जाएगी कर्क रेखा पे स्थित दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्वेश्चन कहीं से भी, क्योंकि राजस्थान सबका रटा रटा है, क्योंकि हमने कल ही तो क्लियर किया था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 10 राज्य या 5 राज्य हमने देखे थे। अब बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्क रेखा पे स्थित दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, अरे मध्य प्रदेश। बताया था सबसे बड़ा राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश भाई, फिर गुजरात। अगर पूछा जाए कि तीसरा सबसे बड़ा राज्य तो गुजरात। ये फायदा होता है थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने का, कि क्वेश्चन कहीं से भी क्रॉस पूछे, क्वेश्चन 99% चांस हो जाएंगे हल होने के, क्योंकि हमें पता है 5 स्टेट सबसे ज्यादा कौन से, तो निकल जाएगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं से। ठीक है, यहां तक नोट हुआ। अब देखो इनकी राजधानी देखते हैं, यहां पे इनकी अगर राजधानी देखते हैं, देखो गुजरात जो है, गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, ये है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी ये है जयपुर, यहां पे ये जयपुर, बहुत दूर है कर्क रेखा से जयपुर, है ना। अब थोड़ा आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश ये था ना एमपी, एमपी की राजधानी क्या है, भोपाल। एमपी की राजधानी भोपाल। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी ये है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। थोड़ा और आगे चलते हैं, ये क्या है, झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। लोकेशन पता लग रही है ना, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के ऊपर है, सब कुछ पढ़ना है। कितने राज्यों की राजधानी कर्क रेखा से ऊपर है, कितने के नीचे, किसकी ऊपर है, किसकी नजदीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। थोड़ा और आगे चलते हैं, क्या है, त्रिपुरा। यह है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ऊपर है। मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये भी ऊपर है। अब कितने राज्य हैं जिनकी राजधानियां कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, 3। कितने राज्य जिनकी राजधानी कर्क रेखा के एकदम ऊपर स्थित है, 1। कितने राज्य जिनकी राजधानी कर्क रेखा के नीचे स्थित है, 4। अगर यह पूछ लिया जाए कि कौन सा राज्य जिसकी राजधानी कर्क रेखा के एकदम ऊपर स्थित है, तो झारखंड की राजधानी रांची। और ये पता कैसे लगता है, देखो झारखंड की राजधानी जो रांची है ना, रांची का जो अक्षांशीय विस्तार है, क्योंकि कोई भी शहर हो किसी ना किसी अक्षांश रेखा पे स्थित होगा ना। रांची का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 34 मिनट के समथिंग है। मतलब लगभग कर्क रेखा के ऊपर, क्योंकि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट से गुजर रही है। तो लिख लो ये नोट करके, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। कर्क रेखा के ऊपर स्थित। ये सारे कोऑर्डिनेशन इसी से हो रहा है, अक्षांश रेखाओं से। हम देखेंगे एमपी की राजधानी भोपाल, वो 23 डिग्री 43 मिनट के समथिंग स्थित है। ये 23 डिग्री 59 या 60 मिनट के या 24 डिग्री के समथिंग, सॉरी
यह है 23 डिग्री 15 मिनट के समथिंग, क्योंकि नीचे है तो कम होगा ना, ऊपर जाएंगे तब बढ़ता चला जाएगा। तो याद रखना, सबसे नजदीक वाला जरूर याद रखना। अगर ये पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा के स्थित कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित कौन से राज्य की राजधानी है, ऑप्शन में रांची ना मिले तो भोपाल, भोपाल के बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल, फिर गांधीनगर। अगर सबसे दूर पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित राजधानी कौन सी है, जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर सबसे दूर है। अगर एक क्वेश्चन हो, एक ज्योग्राफी पढ़े तो साथ साथ चलते हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक नदी है माही नदी। माही नदी गुजरात में जब आती है एक बार ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आके अरब की खाड़ी में आके गिरती है। तो कौन सी नदी है, माही नदी। लिख लो ये भी नोट करके, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही, साबरमती, एक ही लिखना है, माही को भी साबरमती भी लिख दो। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार। हाँ, गुजरात। अरब सागर में गिरने वाली 4 तो फेमस नदी है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही, जो कि अरब सागर में गिर जाती है खंबात की खाड़ी में। ठीक है, कर्क रेखा से रिलेटेड कोई और पूरा क्लियर है। 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य जिससे गुजरेगी, जिसकी लंबाई कर्क रेखा की सबसे ज्यादा होगी, मध्य प्रदेश। सबसे नजदीक राजधानी भोपाल, जो ऊपर है वो रांची। कितनी राजधानियां ऊपर है, 3 इसके नॉर्थ साइड में, 4 साउथ में, 1 बिल्कुल अपर, रांची। ठीक है, थोड़ा टेम्पो अगर तेज है, अगर मैं स्पीड में जा रहा हूं तो बता देना कि थोड़ा स्लो है ना, क्योंकि एक बार फ्लो में जो होता है ना, फ्लुएंट हो जाता हूं, फिर मैं स्पीड पकड़ जाता हूं धीरे धीरे। ठीक है, अब ये तो थी कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है। एक और मान्यता है, एक और रेखा की, वो देखते हैं। दूसरी जो रेखा भारत से जो गुजरेगी, ठीक है, यहां तक ही देखते हैं। देखो, एक और रेखा जो भारत से गुजरती है, अब वो जो रेखा होगी ना, वो होगी देशांतर। अभी जो रेखा जो थी ना, वो कौन सी रेखा थी, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा अक्षांश रेखा थी, एक अक्षांश रेखा तो थी कर्क रेखा। अब जो पढ़ेंगे ना, वो रेखा होगी देशांतर रेखा। और वो जो देशांतर रेखा होगी, वो रेखा होगी जिससे भारत का समय मापा जाता है कि भारत में समय कितना है। और वो जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय जो मानक समय जहां से मापा जाता है, वो रेखा कौन सी है। देखो, अब मैंने बताया था यहां से जो गुजरेगी भारत की, यहां से कौन सी लाइन होगी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर होगी ना, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर की कौन सी साइड में, पूर्वी साइड में, क्योंकि भारतीय कौन सी साइड में, पूर्व में। तो यहां गुजरने वाली देशांतर रेखा भी कौन सी होगी, पूर्वी देशांतर रेखा। आगे चलते हैं, 69, 70, 71, 72 चलते रहेंगे। एक रेखा आएगी नेपाल के पास से, नेपाल से निकलेगी यहां से और ऐसे क्रॉस करके निकल जाएगी। और वो जो रेखा होगी वो होगी 82.5 डिग्री, पीछे क्या लगाएं, पूर्वी देशांतर। एक रेखा आएगी ना, जब भारत 68 डिग्री से जब 95 डिग्री 25 मिनट के बीच में स्थित है, सॉरी 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में जब भारत स्थित है, तो कहीं ना कहीं एक लाइन आएगी ना, 82.5 आएगी ना। इस 82.5 रेखा को ही भारत में क्या माना गया है, भारतीय मानक समय, यहीं से ही मापा जाता है। मतलब इंडिया की जो मेरिडियन जो टाइम लाइन है वो कौन सी है, 82.5, यहीं से भारत का समय मापा जाता है। पूरा क्लियर करूंगा समय कैसे निकलता, कैसे सब कुछ पूरा फंडा। देखो, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यहां से भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहां से मापा जाता है। ठीक है, भारत का भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
भारतीय मानक समय। और यहाँ पे भी कौन सा पॉइंट है जहां से मापा जाता है, कौन सा पॉइंट है, क्योंकि ये यहाँ से नेपाल से निकल के जिस राज्य में प्रवेश करेगी वो कौन सा होगा, यूपी। नेपाल के नीचे कौन सा राज्य है, मैप में देखा होगा ना, यूपी, जो कि जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में, ठीक है। वहां पे एक जगह है नीचे बिल्कुल एमपी से लगता हो, इस तरफ इलाहाबाद पड़ता है, इस तरफ मिर्जापुर पड़ता है, जिला मिर्जापुर। मिर्जापुर नाम याद है, मिर्जापुर क्या वेब सीरीज, वही। इस तरफ इलाहाबाद, इस तरफ मिर्जापुर, बीच में एक जगह पड़ती है नैनी, तो नैनी इलाहाबाद लिख दिया जाता है इसको, या मिर्जापुर भी आ सकता है, नैनी इलाहाबाद इन्हीं के आसपास, ठीक है। नैनी इलाहाबाद से भारत का क्या मापा जाता है, समय मापा जाता है। रेखा कौन सी है, कितने डिग्री से, 82.5। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई यही रेखा क्यों मिली, बीच में तो 30 डिग्री जा रही है पूरी की पूरी, यही रेखा क्यों चुनी गई, क्योंकि देखो ये 68 डिग्री, ये 97, बीच में मैंने बताया था लगभग कितने डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री का। अब भारत में समय मापना है तो 30 डिग्री, ऐसा तो नहीं कि कहीं भी लाइन खींच देंगे, क्यों नहीं खींच सकते लाइन, क्योंकि मैंने यहां पे लाइन अगर खींच दी तो यहां पे समय का 1.5 घंटे का फर्क पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा समझते, देखो ये बीच बिल्कुल बीच में है, देखो 68 में 15 जोड़ते हैं लगभग 14.5 15 82 बनता है, इसमें अगर 15 घटा दे तो 82 बनता है, घटा के देख लो। मतलब बिल्कुल बीच वाली लाइन को इसलिए चुना है ताकि दोनों तरफ समय बराबर रहे, दोनों तरफ के लोगों को ज्यादा कठिनाई ना हो। 82.5 डिग्री को इसलिए चुना गया है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि अभी चल क्या रहा है, एक और समय जोन की मांग चल रही है भारत में, एक और समय जोन की मांग चल रही है कि ऐसी एक और लाइन बनाओ ताकि भारत में कितने समय जोन हो सके, 2। जैसे रूस में कितने टाइम जोन है, 11, अमेरिका में 7। वहां पे अगर एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करके टाइम बदल गया, अब भारत में लोग अभी इतनी शिक्षित है नहीं, सारे घुमर जाएंगे कि कहां गए, 2-2 टाइम जोन हो गए, तो एक तो ये दिक्कत है। और वो टाइम जोन की मांग कौन कर रहे हैं, इस एरिया वाले लोग, पूर्वोत्तर वाले लोग, क्योंकि यहां इसको कहा भी जाता है चाय बागान टाइम, कहो कि यहां पे टाइम जोन की मांग चल रही है, उस टाइम जोन का नाम क्या रखेंगे, चाय बागान जोन, क्योंकि चाय की खेती सबसे ज्यादा चाय कहां पे होती है, आसाम वाले एरिया में तो होती है, दार्जिलिंग आसाम जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया, ये इस तरफ नए टाइम जोन की मांग कर रहे हैं, और मांग भी इनकी जायज है क्यों जायज, देखो थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या हमारी पृथ्वी, पृथ्वी कोई भी गोल चीज है, ध्यान से समझना, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा है, समझने की है, रटने का कुछ भी नहीं। यहाँ पे कोई भी गोल चीज है वो एक पॉइंट से यहां से घूमना शुरू करती है, पूरी घूम के दोबारा घूम के अगर इसी तरफ आएगी तो पृथ्वी कितने डिग्री घूम चुकी होगी, 360। कोई भी गोल चीज है यहां से घूम के दोबारा घूम के इस तरफ आएगी तो 360 डिग्री घूम चुकी होगी ना, 180 हाफ और 180 हाफ। तो मतलब पृथ्वी एक दिन में कितने डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री। क्लियर है ना, पृथ्वी एक दिन में कितने डिग्री घूमेगी, पूरी घूम के अगर ऐसे, क्योंकि यहां से घूमेगी, ऐसे घूम रही है, इस पॉइंट से घूम के दोबारा इस पॉइंट पाएगी तो 360 डिग्री घूम चुकी है पृथ्वी, घूम चुकी है ना। अब 360 डिग्री घूमी है, ध्यान से देखना, यहां से पकड़ में, यहां से चीजें समझ आएंगी तो बिल्कुल पकड़ में आ जाएगी कैसे टाइम निकाला जाता है। और 360 डिग्री जो घूम रही है वो कितनी देर में घूम रही है, 24 घंटे में, 24 घंटे में ही तो घूम रही है पृथ्वी। एक दिन में कितनी डिग्री घूम रही है, 360 डिग्री, तभी तो दिन रात बन रहे हैं। अरे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है तभी तो दिन रात बन रहे हैं, जिसको परिभ्रमण कहा जाता है, परिभ्रमण, रोटेशन, या घूर्णन गति भी कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं। और अगर पृथ्वी, जब ये सूरज है और पृथ्वी सूरज के अगर चारों ओर चक्कर लगा रही है तो उससे क्या बनती है, पृथ्वी, ये सूरज है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है। जब अपने अक्ष पे ऐसे घूम रही है तो उससे तो क्या बन रहे हैं, दिन रात। जब ऐसे घूम रहे तो उससे क्या बनेगी, मौसम चेंज होगा, ऋतु परिवर्तन होगा। और ये पूरा चक्कर कितने दिन में लगाती है, 365 दिन में, मतलब एक वर्ष में। तो इस गति, ये जो गति है इसको क्या कह सकते हैं हम, वार्षिक गति। अरे वार्षिक गति नहीं कहेंगे, जैसे हमने इस गति को मैंने क्या नाम लिया था, दैनिक गति। ये दैनिक गति है और ये गति कैसी होगी, वार्षिक गति, या इसको परिक्रमण गति भी कहा जाता है, परिक्रमण काल भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है परिभ्रमण। और ये सूरज के चक्कर लगाएगी तो उसको क्या कहा जाएगा, परिक्रमण। तो सूरज वाला अभी नहीं देखेंगे, केवल हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी अपने एक्स पे 360 डिग्री घूमती है, कितने घंटे में,
24 घंटे में। अब देखो 24 घंटे में 24 आवर्स में 360 डिग्री घूम रही है पृथ्वी। अगर 24 घंटे को अगर हम मिनट बनाते हैं, 24 घंटे में कितने मिनट होगी? 1440 मिनट। काउंट कर लो आप, 24 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 1440 आएगा। मतलब 1440 मिनट में पृथ्वी कितने डिग्री घूम रही है? 360। काट दो इनको, काटना तो आता है ना। अरे 1440 अपॉन 360, 4 से कट गए ना। तो 4 क्या आएगा? मिनट। 4 मिनट। इस तरफ क्या आएगा? 1, इस तरफ आएगा 4, ऐसे आएगा ना। मतलब 1 डिग्री 4 मिनट। मतलब पृथ्वी 1 डिग्री पलटने में, जैसे 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट हो जाएंगे, अगली 1 डिग्री घूमेगी 8 मिनट, अगली तीसरी अगर डिग्री घूमेगी तो 12 मिनट। मतलब पृथ्वी 1 डिग्री जैसे घूमती है तो कितने मिनट हो जाते हैं? 4 मिनट। मतलब कहने का मतलब यह है पृथ्वी 4 मिनट में कितने डिग्री घूम रही है? 1 डिग्री। क्लियर होगा ना ये तो? ठीक है। हमारा यहां पे सॉल्यूशन क्या निकला कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम ले रही है? 4 मिनट। ठीक है। अब देखो 4 मिनट कितने डिग्री के बराबर? 1 डिग्री। अब हमने देखा था कि यहां पे अगर ज्यादा ऊपर से जा रहा हो ना तो बता दियो, ठीक है। यहां पे हो गया 68 डिग्री 7 मिनट, यहां पे 97 डिग्री 25 मिनट, दोनों में डिफरेंस कितना? 30 डिग्री का। अब मैंने बताया था 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर, तो 30 डिग्री कितने मिनट के बराबर? 120 मिनट के बराबर, मतलब 2 घंटे के बराबर। मतलब यहां पे कितना टाइम हो गया? अगर यहां पे 8 बजे हुए, यहां पे सुबह के 8 बजे हुए, तो यहां पे सुबह के कितने बजे होंगे? 6। मतलब यहां के लोगों को जल्दी उठना पड़ेगा, किनकी बजाय? गुजरात के लोगों की बजाय। यहां पे सूरज 4 बजे उग जाता है, अपने यहां पे उगेगा 6 बजे। मतलब यहां के लोगों को कितने बजे उठना पड़ेगा? 6 बजे। यहां के लोग 4 बजे दिन बराबर हो जाता है उनका। अरुणाचल में 5 बजे तो लगभग दिन बराबर, पूरा जैसे अपने यहाँ पे 7 बजे होता है ना, 5 बजे हो जाता है वहां पे। अगर 5 बजे हो जाएगा तो देखो एक चीज, जो सरकारी जो कार्यालय है ना उनका टाइम तो वही रहेगा 10 बजे, पूरे भारत में वही है। अब इन लोगों को 4 बजे उठ के 10 बजे तक क्या करेंगे? 6 घंटे टाइम खराब हुई ना। और शाम ने 5 बजे रात होगी, जब सूरज जल्दी उगेगा तो जल्दी छिपेगा ना। तो इस वजह से यहां के लोगों की अलग समय जोन की मांग है, ताकि यहां भी अलग जोन हो और यहां अलग। अब भी तो यहां से 1 घंटा इस तरफ फर्क है, 1 घंटा इस तरफ, 1 घंटा का तो फर्क है अभी भी, लेकिन इनको बैलेंस करने के लिए बीच में बना दी गई लाइन, ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। और 2 बनाएंगे तो कंफ्यूज ज्यादा लोग हो जाएंगे, क्योंकि भारत में अभी इतने शिक्षित लोग हैं नहीं कि इधर से उधर क्रॉस करते हैं, बोला कि अगले 2 घंटा हो लिया। जैसे क्या हुआ, तिथि भी तो होती है ना दिन में, अगर हम यहां से निकले, पर वो तिथि वाला बाद में देखेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे तुम। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में कितने घंटे का फर्क है? 2 घंटे का। इसको बैलेंस करने के लिए क्या बनाई गई है? मानक समय रेखा, ताकि पूरे भारत के लोग इसी समय को माने। नहीं तो हर जगह का अलग अलग टाइम, फिर अगर इसको नहीं बनाते तो हर जगह अलग अलग टाइम नहीं होगा। आसाम वालों का अलग टाइम होगा, हरियाणा वालों का अलग टाइम होगा, राजस्थान वाले अलग टाइम में चलेंगे। इसी वजह से पूरे भारत के लिए एक टाइम जोन बना दिया गया कि ताकि पूरे भारत का एक ही समय, ठीक है। पहले अलग अलग होता था, मुंबई का अलग, मद्रास अलग, कोलकाता। हम देखना मोबाइल में टाइम सेट करते तो कोलकाता का टाइम भी आता कई बार। पहले अलग अलग टाइम जोन होते थे हर जगह, लेकिन बाद में एक कर दिया गया। अब देखो थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलते हैं। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि एक जगह एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री क्या है? देशांतर रेखा। उसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर रेखा मतलब इस रेखा से पूरे विश्व का समय मापा जाएगा। 0 डिग्री देशांतर। और वो कौन सी जगह से मापा जाता है? लंदन में एक जगह ग्रीनविच, और वहां से पूरा बताऊंगा। 1884 में वहां से शुरुआत हुआ था मापना, बताएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी जब होगी, फिजिकल ज्योग्राफी। पर इसको कहा जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा। यहां से समय मापा जाता है पूरे विश्व का। उसके अलावा अलग अलग देशों का अलग है, लेकिन यहां से पूरे विश्व का यहीं से मापा जाता है। और वहां पे कौन सी जगह पे? लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। इसीलिए इस रेखा को क्या कह दिया जाता है? ग्रीनविच रेखा भी कह दिया जाता है, या इसको कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, ग्रीनविच मीन
टाइम, लेकिन आजकल इसका नया नाम ट्रेंड में यूसीटी, आजकल मोबाइल में आता है यूसीटी, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम या जीएमटी, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम या कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, एक ही बात है। अब देखो यहां से भारत के समय में कितना फर्क है, अब निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर, 4 मिनट। अब पता है कि लंदन से जो लाइन गुजर रही है वो 0 डिग्री से है और भारत से जो गुजर रही है वो 82.5 डिग्री। हमें पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट, 4। अब 82.5 डिग्री में हम मिनट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, 82 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 328। अब 1 डिग्री में जब 4 मिनट है तो आधी डिग्री में कितने मिनट होंगे, 2 मिनट। लगभग कितने मिनट आगे हम ब्रिटेन से, 330 मिनट, मतलब 5.5 घंटा। 330 मिनट ही तो होगा, 330 मिनट कितने घंटे के बराबर, 5.5। तभी तो हम मोबाइल में टाइम सेट करते तो लिखा होता है GMT प्लस 5.5, लिखा होगा ना, देखा होगा ना। ये इसी वजह से कि हम GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से हम कितने घंटे आगे हैं, थक गए, 5.5 घंटा, सो जाए, 5.5 घंटा आगे टाइम निकालना आ गया ना। किसी भी देश का निकाल लो, अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात मैं हमेशा करता हूं, बात की करता हूं तो ना, पाकिस्तान की अगर बात करें, क्योंकि पाकिस्तान ने कौन सी रेखा को समय रेखा मानना है, 75 डिग्री को। सीधी सी बात है, 75 डिग्री को मानना होगा तो अपने से आधे घंटे पीछे होगा, क्योंकि 7.5 डिग्री पीछे, 7.5 डिग्री का मतलब 700 का 28 प्लस 2 30 मिनट पीछे, मतलब आधा घंटा पीछे होगा। आधा घंटा पीछे मतलब वहां पे GMT क्या होगा, 5 हो जाएगा, GMT 5। बांग्लादेश में अगर जाएं, बांग्लादेश में जो रेखा जिसको माना गया है वो भारत से 7 डिग्री अगली रेखा को माना गया है, मतलब 90 डिग्री को। बांग्लादेश का टाइम भारत से कितना घंटे आगे होगा, आधा घंटा। पाकिस्तान का टाइम आधा घंटा पीछे। मतलब कहने का मतलब है भारत में अभी क्या बज रहे हैं, अभी मान लो 5 बजे हुए भारत में, तो पाकिस्तान में क्या टाइम हुआ, 4:30। अगर अभी 5 बजे हुए, हम अगर लंदन में चले गए तो लंदन में क्या बजा होगा, सुबह का 11:30, क्योंकि ब्रिटेन का टाइम भारत से कितने टाइम पीछे है, 5.5 घंटा। क्योंकि ब्रिटेन का टाइम ये है GMT वाला, जो कि भारत से कितने घंटे पीछे है, 5.5 घंटा। लेकिन अगर इस रेखा से हम अगर इस तरफ चलते हैं तो ये GMT प्लस नहीं आएगा, GMT माइनस चला जाएगा। जैसे हम अमेरिका में जा रहे हैं तो अमेरिका से जो अक्षांश से रेखा गुजर रही है, मान लो अमेरिका से अक्षांश से रेखा गुजर रही है 30 डिग्री कोई, 30 × 4 मतलब 120, मतलब 2 घंटा। अमेरिका के बारे में अगर हम टाइम देखें तो अमेरिका में जो टाइम होगा वो माइनस का कितना हो जाएगा, मतलब GMT, मतलब अगर लंदन में 12 बजे हुए तो अमेरिका में कितना टाइम होगा, 10 बजे होंगे। अगर लंदन में 12 बजे हुए तो भारत में कितना टाइम होगा, शाम के 5:30। किसी भी देश का टाइम निकाल सकते हो। एक चीज और यहां पे जो पूरा हो गया है ना, भारत में जो रेखा, यही पूछ लिया जाए कि जिस रेखा से भारत समय मापता है उसी रेखा से दूसरा कौन सा देश समय मापता है, उसी रेखा से दूसरा कौन सा देश। पहले नेपाल भी इसी से नापता था, लेकिन अभी नहीं है, नेपाल ने टाइम चेंज कर लिया अपना। नेपाल सबसे प्यारा देश लगता था, अभी आंखों में चसा हुआ है। नेपाल पहले वही था टाइम जोन, अभी नेपाल का 5.45, पहले 5.5 पे ही था, अभी 5.45 आगे निकल गया वो। लेकिन भारत के साथ एक देश है जो कि मानता है, वो है श्रीलंका। श्रीलंका का वही है, 82.5 डिग्री से श्रीलंका मानता है और 82.5 डिग्री से भारत। ठीक है, तो लिख लो इसके बारे में छोटा सा नोट। अब ये पूछा जाए कि ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से। इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय समय रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरेगी। देखो 5 राज्य कौन कौन से होंगे। सबसे पहले जो राज्य आएगा वो आएगा यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नवाबों का शहर, है ना। उससे नीचे अगर हम आएंगे तो आएगा मध्य प्रदेश,
और मध्य प्रदेश से अलग करके जो बनाया गया था फिर कौन आएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नीचे आ जाएगा ओडिशा, ओडिशा के नीचे आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो नोट करके लिख लो ये पांचों राज्य, वो 5 राज्य जिनसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो रेखा है, मेरिडियन जो रेखा है, लाइन है, वो कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्य। सबसे पहले यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य जिनसे समय रेखा भारत की गुजरती है। और ये भी लिख लेना, भारत का समय, भारत का समय लंदन या ब्रिटेन, लंदन के समय से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे। दूसरी चीज, गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। अंतर निकालना आ गया ना, कैसे निकालोगे? 2 घंटे का अंतर मतलब 1 डिग्री 4 मिनट, बस ये याद रखना है, 1 डिग्री 4 मिनट। क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन चुका है, CDS में बना था, जो CDS में बना तो UPSC हमेशा बनाते हैं, जो CDS वाले क्वेश्चन लगभग उठा देती है 3-4 साल बाद। CDS में बना था क्या? अगर भारत का इलाहाबाद शहर 75 डिग्री पे स्थित है, 75 डिग्री पे स्थित है, तो बताओ कि भारत के मानक समय अहमदाबाद के समय में कितना फर्क होगा? ये तभी पता लगा सकेंगे हम जब हमें पता होगा क्या कि 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर है? 4 मिनट के बराबर है। तो कहीं भी किसी भी जगह का टाइम आप निकाल सकते हो। ऐसे तिथि भी निकाली जाती है लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे हम। भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, ये भी लिख लेना। यही समय रेखा और कौन से देश की है? श्रीलंका। श्रीलंका भी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही से ही समय मापता है। श्रीलंका भी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से ही समय मापता है। अगर ये पूछ लिया जाए, एक चीज और मैं बता देता हूं, यहां से कौन सी रेखा गुजर रही है? यहां से उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसका क्या नाम है? कर्क रेखा है ना। अगर ये पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा और मेरिडियन जो रेखा है, जो अंतरराष्ट्रीय जो भारत की जो मानक समय रेखा है, वो एक दूसरे को कहां पर काटती है? नया है थोड़ा, कहां पे काटेगी? MP में नहीं, छत्तीसगढ़। लिख लो नोट करके, छत्तीसगढ़ लिख लो। कर्क रेखा और समय लाइन या समय रेखा, कर्क रेखा और समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। छत्तीसगढ़ में भी एक जिला है कोरिया, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को कहां पे काटेगी? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक जिला है कोरिया, कोरिया नामक स्थान पे एक दूसरे को क्रॉस करती है, काटती है। कोरिया। ठीक है, ये था रेखाओं से संबंधित। रेखा दोनों कंप्लीट हो चुकी है जो भारत से गुजरती है, कर्क रेखा और समय रेखा। अब भारत के साथ जो सीमा बनाते हैं देश, उनके बारे में देखते हैं। भारत के साथ कौन कौन सा देश सीमा बनाता है, कितनी बनाता है? ठीक है, सीमा जो बनाता है, पहले दो देखो, सीमा जो होती है ना, सीमा जो होती है 2 प्रकार की होंगी। सीमा कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। एक स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, और दूसरी होगी जलीय सीमा। जलीय सीमा, या इसको मैं समुद्री सीमा भी कह सकता हूं ना, समुद्री सीमा, या इसको एक नाम और दे सकता हूं, तटीय सीमा। एक ही बात है। हाँ समझ गए, तटीय सीमा। ठीक है, जलीय सीमा, समुद्री या कोस्टल लाइन जिसको कहा जाता है। अब स्थलीय सीमा की बारे में बात करें, भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो लैंड जो एरिया वाली जो सीमा है, उसकी लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? 15,000
200 किलोमीटर, लगभग 15,200। अगर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो गृह मंत्रालय जो बुक जारी करता है उसमें जो डाटा है वो है 15,106.7 किलोमीटर। 15,106.7 किलोमीटर भारत की कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा। लेकिन जलीय सीमा की अगर हम बात करें या समुद्री सीमा की हम बात करें तो इसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। इसमें दोनों आ लिए, राज्य प्लस द्वीप समूह। समझ गए ना? राज्य 9 राज्य, द्वीप समूह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, क्योंकि उनकी भी तो समुद्री सीमा लग रही है, तो दोनों इसमें है। 7516.6, ये 15,106.7। राज्य प्लस द्वीप समूह दोनों है इसमें। अब सबसे पहले स्थलीय सीमा देखते हैं, जलीय सीमा देखते हैं। जलीय सीमा की मैं अगर बात करूं तो मैंने बताया था कि जलीय सीमा से लगने वाले भारत के जो राज्य हैं वो कितने हैं? 9, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? 13। ठीक है। और स्थलीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो कितने लगते हैं राज्य स्थलीय सीमा से? 17। लेकिन अभी 17 नहीं, अभी 19 हो गए। 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले जम्मू कश्मीर एक होता था ना, अब उसके 2 टुकड़े हो गए। हम बिल्कुल अपडेट से पढ़ेंगे ना, अभी 2 हो गए ना, जम्मू और कश्मीर अलग। पहले 16 हो गए, पहले पूरा जम्मू कश्मीर एक था, उसके 2 हिस्से हो गए, तो 16 तो राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे। पहले समुद्र वाले देखते हैं, जो समुद्र तटीय सीमा जिनसे लगती है। ये भारत का यहां गुजरात से लेके और इस तरफ पश्चिमी बंगाल तक का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा नीचे कोस्टल लाइन वाला एरिया, समुद्र तटीय सीमा वाला एरिया, नीचे पूरा समुद्र है। इस तरफ कौन सा समुद्र है? अरब सागर। और इस तरफ कौन सा? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और नीचे हिंद महासागर। ऐसे बना लेना, इसको लिखने नहीं है, ऐसे बनाना पूरा भारत का हल्का फुल्का जैसे भी बने, बना के ऐसे लिखना है ताकि पता लगे कि कौन सा राज्य कहां पे है। देखो यहां से शुरुआत हो जाती है भारत की तटीय सीमा की, और ये सबसे बड़ा जो राज्य है गुजरात। गुजरात की समुद्र तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है 1214.70 किलोमीटर। लिख लेना इसके बारे में। सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य। एक चीज और लिख लेना जो मैंने बताई थी, सबसे अधिक क्रिक भी कहां पाए जाते हैं? गुजरात में। क्रिक का मतलब भी बताया था मैंने, महासागर का जल अगर स्थल में धंसा हुआ तो वो जो दलदली जो एरिया उसको क्रिक कहा जाता है। सबसे अधिक क्रिक पाए जाते हैं। क्रिक, सबसे अधिक क्रिक गुजरात में। सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य भी कौन सा है? गुजरात। अब गुजरात से थोड़ा नीचे गुजरात की राजधानी गांधीनगर। सोमनाथ मंदिर भी कहां पे है? गुजरात में। किसने लुटा था? महमूद गजनवी ने। कब आक्रमण किया था? 1000। अब इससे नीचे जो राज्य है ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई एक कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। मुंबई के अलावा भी महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह है, कौन सा? नाहवा सेवा बंदरगाह, जो कि भारत के आधुनिक बंदरगाहों में जिसका नाम है नाहवा सेवा। ठीक है। मुंबई बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए उसका निर्माण किया गया था।
और मुंबई बंदरगाह का निर्माण क्यों किया गया था? क्योंकि कराची बंदरगाह होता था जो कि आजादी के टाइम विभाजन के समय कौन से देश में चला गया? पाकिस्तान में। तो भारत को भी बंदरगाह चाहिए था, उसकी जगह क्या बना? मुंबई बंदरगाह। अब इसके बाद एक और राज्य नीचे आता है छोटा सा, गोवा। गोवा का नाम लेता है मन में लाडू फुट्टी ना, हसीन हसीन सपना है, गोवा का नाम लेता है ना। गोवा सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य गोवा। ठीक है, गोवा के नीचे अगर यह देखते हैं, गोवा से ये जो राज्य है पूरा कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। कर्नाटक के नीचे जो राज्य लगेगा केरल। ये ऐसे लिख लो, फिर सीरीज में भी देखेंगे सबसे ज्यादा कौन लग रहा है। पूरे के पूरे जो 9 राज्य और 13 राज्य सारे सीरीज में देखेंगे। उसके बाद यहां पे जो राज्य लगा हुआ ये इस तरफ कौन सा है? तमिलनाडु के ऊपर जो लगा हुआ ये आंध्र प्रदेश के ऊपर जो राज्य जो समुद्र से लगा हुआ है ओडिशा के ऊपर जो लगा हुआ है समुद्र से पश्चिमी बंगाल देखने में लंबा चौड़ा है लेकिन समुद्र से कम ही लगा हुआ है। 157 किलोमीटर समुद्र से। गोवा 101 किलोमीटर, गोवा के बाद उसी का नंबर 157। ठीक है, गोवा की जो लंबाई समुद्र तट से वो है 101 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। राज्यों में सबसे ज्यादा गुजरात की, सबसे कम गोवा की। ठीक है, ये तो थी सबसे कम सबसे ज्यादा राज्य कितने? 9 राज्य। अब अगर इनको सीरीज में देख लिया जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा, तो यहीं पे लिख देता हूं, इनके अंडर लिख देता हूं। सबसे एक पहला नंबर किसका है? सबसे पहला नंबर तो है इसका। सबसे ज्यादा कौन लग रहा है? गुजरात। दूसरे नंबर पे लग रहा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तीसरे नंबर पे लग रहा है तमिलनाडु, ये है 970.90 किलोमीटर, ये है 906.70 किलोमीटर। लेकिन वो याद करने वाला नहीं, बस ये याद रखो सीरीज में कौन सा है। ये है तमिलनाडु। उसके बाद 4 नंबर पे आएगा महाराष्ट्र, और ये याद करने चाहिए जैसे भी हो। 5वें नंबर पे आएगा केरल, 5 नंबर पे केरल। 6ठे नंबर पे आएगा ओडिशा। ठीक है, 7वें नंबर पे आएगा कर्नाटक, है ना, कर्नाटक। 8वें नंबर पे आएगा पश्चिमी बंगाल, और 9वें नंबर पे गोवा। ये तो थी राज्यों की स्थिति। ठीक है, सारे राज्यों की राजधानी याद कर लेनी है धीरे धीरे करके। ये तो थी राज्य जो कौन सी सीमा से लगे हुए? समुद्र से। अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा राज्य अरब सागर से लगा हुआ है, बंगाल की खाड़ी, तो कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ वाले अरब सागर से, इस तरफ कौन सा तट है? पश्चिमी तट है। अगर ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वी तट पे लगा हुआ है, तो ये कौन सा तट है? इस तरफ वाला पूर्वी तट। ठीक है, ईस्टर्न कोर्ट है ये, और इस तरफ कौन सा? वेस्टर्न कोर्ट, जिसको पश्चिमी तट कहा जाता है। तो क्लियर हो गया ना, पश्चिमी तट पे लगने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पश्चिमी तट पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। पूछ लिया जाए कि कौन से तट पे सबसे ज्यादा राज्य लगे हुए, तो बता दो, नून ना कर बता दो कौन सा है। अरे बोर्ड का देख के बता। पश्चिमी तट, और पूर्वी तट पे 4 लगे हुए, पश्चिमी तट पे कितने लगे हुए हैं? 5 लगे हुए। ठीक है, अब इसके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेश देखें कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगे हुए, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगे हुए। अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? पुदुचेरी। उसके बाद लक्षद्वीप, दमन और दीव। इनमें सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए कि कौन सा लगा हुआ है, तो अंडमान निकोबार, और सबसे कम दमन और दीव। वेरी गुड, दमन और दीव। लेकिन एक चीज यहां पे क्लियर कर देता हूं, अगर पूछ लिया जाए 4 ऑप्शन मिले कि निम्नलिखित में से सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किसकी है, 4 ऑप्शन हमें मिले। ऑप्शन है पहला गुजरात, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, तो क्या आंसर करोगे?
आंध्र, वेरी गुड, वेल डन बॉय। अंडमान निकोबार मेरे भाई, अंडमान निकोबार, ये जो 9 के 9 राज्य है ना, इन सबसे ज्यादा समुद्र से लगा हुआ अंडमान निकोबार, 1962 किलोमीटर। वो जिस दिन मैं ये बता रहा था ना, ये फंडा 1775 वाला, सॉरी 7516.6 किलोमीटर वाला, ये फंडा गलत है। जो कि बताया जाता है कि इसके अलावा समुद्र की, ये बताया जाता है ना कि मुख्य सीमा की लंबाई इतनी है, यही तो बताया जाता है। फिर ये तो कितना बच गया, 1416.6 किलोमीटर बच गया, लेकिन अकेला अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर टच कर रहा है। तो सही डाटा है गलत डाटा है? गलत है। जो हमें पढ़ाया जाता है ना 6100 किलोमीटर, गलत है वो, 5422 किलोमीटर है केवल। उसके अलावा फिर अंडमान निकोबार और ये सारे द्वीप समूह टच करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, जो उसमें सूचना और प्रसारण मंत्री जो एक बुक जारी करता है, इंडिया विजन 2020, उसमें लिखा हुआ है ये। आपके सामने जब अंडमान निकोबार 1962 टच करेगा तो कैसे निकलेगा 1416-20? केवल अंडमान निकोबार ही ज्यादा टच करता है, बाकी सब टच कम करते हैं। पुदुचेरी करता है 47.50 मीटर, दमनदीव 42.50 मीटर, वो 137 केवल अंडमान निकोबार सारी कसर निकाल देता है यहाँ पे। तो नोट करके लिख लो, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी, यहां पे बस 2 ही पॉइंट लिखने हैं, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार, लिख लेना ब्रैकेट में, 1962 किलोमीटर। सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला, समुद्र तटीय सीमा वाला यूटी, अंडमान एंड निकोबार। ये चीज याद रखना, गुजरात से भी क्या है इसकी ज्यादा है। और सबसे कम दमन दीव अकेला नहीं बोलेंगे अब हम, दादर नगर हवेली और दमन दीव, क्योंकि दोनों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, इनका नाम भी अभी बदलना चाहिए ना, एक नाम कर देना चाहिए कोई छोटा सा। हाँ, यह 42.50 किलोमीटर, 47 है पांडिचेरी या पुदुचेरी। ठीक है, ये 2 याद रखना, सबसे अधिक सबसे कम। अगर सीरीज में लगा ले तो सीधी सी बात है, अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा, उसके बाद लक्षद्वीप, फिर पांडिचेरी, फिर दमन दीव। ठीक है, क्योंकि जो दोनों जो बिल्कुल पानी में है ना, वो दोनों सबसे ज्यादा है, उनमें ज्यादा अंडमान निकोबार, फिर लक्षद्वीप, फिर जो टच पे लगे हुए उनमें फिर पांडिचेरी और दमन दीव। क्योंकि यहाँ पे ये इस पानी में नहीं है, ये पानी में नहीं है, नहीं, देखो दमन दीव ऐसे ऐसे छोटे छोटे हैं दोनों तरफ, एक ऐसे फैले हुए। देखो ये जो एरिया ना, ये ऐसे, ये जो एरिया, ये गुजरात वाला एरिया, ये दमन, ये दादर, ये नगर हवेली, और दीव जो है ना वो यहाँ पे पानी में। लेकिन जब पानी की बात आएगी तो सारे जब एक साथ है तो पूरा लिखा जाएगा। केवल पानी में जो है ना वो दीव दीव है बस, बाकी सारे सथल में है। लेकिन जब पानी की बात आएगी तो सबका नाम लिखा जाएगा, चाहे एक छोटा सा हिस्सा पानी में हो। ठीक है ना? बाढ़ नहीं आओ, सुनामी आओ है। बाढ़ तो कट्ठे आओगी जित नदी बहे, जित पानी उठे, तो समुद्र है, तो समुद्र में बाढ़ कोई आओगी। दोनों अलग अलग शब्द हो गए ना, फ्लड अलग होगा, सुनामी अलग। सुनामी आती बताया तो था कल वाले में, इंदिरा जो पॉइंट है वो सुनामी की वजह से 2004 में पूरा का पूरा लगभग पानी के अंदर जा चुका, क्योंकि पानी का लेवल 6 से 7 फीट बढ़ गया समुद्र में, तो थोड़ा सा दिख रहा है वो। और उसी चीज का तो नतीजा हमने जिसका नाम हमने देखा होगा रामायण में, राम सेतु देखा होगा ना। अब राम सेतु के बारे में कहा जाता है कि हकीकत में है वो सैटेलाइट व्यू से, सैटेलाइट इमेज से दिखता है बिल्कुल पानी में, लेकिन वो डूब चुका है पानी में। क्यों? क्योंकि समुद्र का लेवल धीरे धीरे क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। आज के दिन राम सेतु है लेकिन 6 से 7 फीट पानी के अंडर है, अब उस पर पैदल नहीं चला जा सकता। बताएंगे उसके बारे में, नेक्स्ट में वही डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन पानी के ऊपर से भी नहीं जा सकता और पानी के नीचे से भी नहीं जा सकते। अब पानी के नीचे से सिर्फ जाएंगे कैसे? नीचे ब्रिज है, जिसकी वजह से देखो
अब तुम जिक्र कर देते हो यार, बीच में मेरे से रुको ना जाओ फिर। अब देखो नीचे क्या है, श्रीलंका, और बीच में ये राम सेतु, जो कि यहाँ पे जो जगह है धनुष कोड़ी से शुरू होता है, यहाँ पे तिल्ल्या मन्नार दोनों के बीच में यह है राम सेतु, जो कि पानी के नीचे धंसा हुआ है। अब यहां से हम अगर कोई भी सऊदी अरब या अरब देश या कोई भी शिप आ रही है और उसको जाना है विशाखापट्टनम, अब विशाखापट्टनम जो जाएगी वो ऐसे घूम के ऐसे जाएगी, देखो यहां से नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पे नीचे क्या है, राम सेतु। इतना ईंधन का हमें अतिरिक्त उपयोग करना पड़ता है, उपभोग करना पड़ता है। यहाँ पे कितना यहाँ पे खर्चा हो रहा है अलग से, लेकिन ये अपनी धरोहर है, इसलिए इसको खत्म नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस वाले तो एक बार आ गई थी एग्रीमेंट कि इसको तोड़वा देते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारे परिषद जो थे, हिंदू परिषद उन्होंने विरोध करके इसको रखवा लिया कि ये हमारे राम की क्या है, निशानी है, इस वजह से। वरना पूरा श्रीलंका घूम के जाना पड़ता है शिप को, कोई भी शिप हो जाए, यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि पानी में ज़्यादा गहरा नहीं, 3-4 फीट गहरा है, शिप नीचे ही हट जाएगा फिर, इस वजह से। पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, जो पाक जल डमरू मध्य है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, ठीक है। ये तो थे समुद्र वाले राज्य, समुद्र वाले राज्य। अब स्थलीय जो राज्य है उनके बारे में देखते हैं। देखिए लास्ट टॉपिक आज का स्थलीय राज्य, फिर खत्म करते हैं इसको। स्थलीय राज्य, ठीक है। देखो स्थलीय राज्य कहां से होंगे, गुजरात से ऊपर और इस तरफ पश्चिमी बंगाल से ऊपर, समझ रहे हो ना, इस तरफ गुजरात से ऊपर, इस तरफ पश्चिमी बंगाल से ऊपर, क्योंकि इनसे नीचे तो कौन से राज्य हैं जो किससे लग रहे हैं, पानी से लग रहे हैं। नीचे वाला छोड़ देते हैं, ऊपर वाला देखते हैं। देखो भारत जो देश है उसकी जो स्थलीय सीमा, उसकी लंबाई हमने देखी। अब हमें पता है ये भारत का कौन सा राज्य है, गुजरात। याद रखना गुजरात भारत का वो राज्य है जो स्थलीय सीमा भी बनाएगा और जलीय सीमा भी बनाएगा। क्लियर है ना, स्थलीय सीमा भी बनाएगा क्योंकि गुजरात जो राज्य है वो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, पाकिस्तान के साथ टच में है। देखो यहां से पाकिस्तान शुरू हो जाता है, यहां से गुजरात है, तो गुजरात पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, लगा हुआ है। ये पूरा गुजरात समुद्र के साथ भी है। तो ये जो लाइन है यहां पे, यहां से पाकिस्तान शुरू हो जाता है, पूरा यहां तक है पाकिस्तान, ठीक है। कहां तक है, ये ऊपर किनारे तक। ये कौन सी जगह है यहाँ पे, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी, वेरी गुड, इस्लामाबाद। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत को टच कर रहा है, स्थलीय सीमा बना रहा है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसको कहा जाता है। अब इससे ऊपर अगर हम देखते हैं, ये जो किनारा है इसको बरकान गलियारा कहा जाता है। ये जो किनारा यहां से भारत को जो टच कर रहा है वो कौन सा देश कर रहा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, राजधानी काबुल है ना, काबुल। अलाउद्दीन खिलजी ने काबुल काबुल बोल के शादी कर ली थी, याद है ना, कौन सी मूवी थी वो, अरे पद्मावत नहीं था। बोला कि अपने उसके पिता से बोलता है कि राजधानी क्या है, बोला काबुल। बोला फिर बताओ, सुना नहीं, बोला काबुल। बोला काबुल। बोला आपकी बेटी हमारी हुई है ना, कबूल कबूल बुलवा देता है उसको। तो वही काबुल है, अफगानिस्तान, ठीक है। इससे आगे अगर चलते हैं, अफगानिस्तान से आगे अगर हम निकलते हैं, ये ऊपर ऊपर पूरा ऊपर मंगोलिया तक ऊपर, ये पूरा कौन सा देश है, चीन। विस्तारवादी नीति वाला देश, जिसकी कभी नीयत पूरी नहीं होती ना, विस्तार में एक्सटेंड में बिलीव करता है, जितना मेरा क्षेत्र बढ़ सके उतना बढ़ाऊंगा। हर जगह पे दावा करता है कि ये मेरा है, ठीक है। हर जगह पे, यहाँ पे ताइवान हो गया, हमारा ही भी तो इस देश पे, इस क्षेत्र पे पूरा का पूरा क्या है, इसकी निगाह है कि इस क्षेत्र को कभी भी कब्जा सकता हूं मैं, क्योंकि ये इस क्षेत्र को किसका हिस्सा मानता है, तिब्बत का। और तिब्बत किसके अधीन है वर्तमान में, चाइना। तिब्बत देश का नाम सुनते हो, नहीं सुनते हो, कभी नहीं सुनेगा। तिब्बत की जगह पे क्या आएगा, चाइना। तिब्बत ऑटोनोमस जो रीजन है वो चाइना के अधीन है। और तिब्बत की राजधानी कौन बताएगा मेरे को, तिब्बत की राजधानी, एनीबॉडी, कोई भी। तिब्बत की राजधानी लाहासा। लाहासा, ये वाला जो एरिया, ये पूरा तिब्बत का एरिया, लाहासा। तिब्बत की राजधानी कौन सी है, लाहासा, याद रखना।
अब देखो ये है चाइना, और इस चाइना जैसे खत्म होता है इस तरफ जो देश शुरू हो जाता है ये वाला, ये है म्यांमार, और इसी का पुराना नाम क्या था? बर्मा। बर्मा की राजधानी, चीन की राजधानी बीजिंग, बर्मा की राजधानी या म्यांमार की राजधानी कोई भी नायपीड़ा, नायपीड़ा, नायपीड़ा। अब है ये देश है नेपाल, नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू। अरे नेपाल तो इतना मतलब हरामी देश निकला ना, बोला कि राम का जन्म ही हमारे देश में हुआ है। बोला भारत वाले तो झूठा राम बना रखा है ना, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे। बोला कि अयोध्या है, वहां नहीं है, बोलो तो झूठ, बोला आप अंडर फैला रखा इतना दिन से, वो तो अयोध्या तो बोला हमारे नेपाल में है, बनाएंगे कहीं ना कहीं। बोला अयोध्या तो सरयू नदी कहां से लाओगे? बोला सरयू नदी के किनारे लिखी गई अयोध्या तो। अब ये जो देश है यहाँ पे, ये है भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू। और ये यहाँ पे ये जो देश है ये नीचे वाला, ये कौन सा है? बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ये वो देश है जो भारत के साथ कौन सी सीमा बना रहे हैं? स्थलीय सीमा बना रहे हैं, स्थलीय सीमा बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर है ये। अब सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में अगर देखते हैं, पाकिस्तान भारत को कितने, यहां से लेके गुजरात से लेके और जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर तक नहीं बोलेंगे अब, अगर जम्मू कश्मीर में बोल रहा हूं तो मैं गलत हूं, अब लद्दाख बोलेंगे। जम्मू कश्मीर तक नहीं जाता, लद्दाख तक जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एरिया यहीं पे खत्म हो जाता है। ये जम्मू कश्मीर मैंने बताया था, इस तरफ वाला ये सारा एरिया, ये सारा का सारा ये क्या है? लद्दाख। तो आज के दिन जब जम्मू कश्मीर कोई बोल रहा तो वो गलत है, क्या बोलेंगे? लद्दाख को टच करता है, जम्मू से लद्दाख। और जम्मू से लद्दाख जो सीमा जो है, इसकी लंबाई जो है वो है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। मतलब भारत पाकिस्तान के साथ कितना सीमा साझा कर रहा है? 3323 किलोमीटर। अब ये ऊपर जो है ये अफगानिस्तान जो टच कर रहा है, अफगानिस्तान करता है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। अब चाइना के बारे में देखते हैं, चाइना यहां से शुरू होता है पूरा और यहां तक, अरुणाचल प्रदेश के यहां तक चाइना करता है 3488 किलोमीटर टच करता है भारत को, 3488। अब म्यांमार की अगर बारी करें, म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम तक 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर कौन टच कर रहा है? म्यांमार या बर्मा। बर्मा की राजधानी नायपीड़ा। नेपाल के बारे में अगर बात करें, नेपाल टच करता है भारत को कितना? 1751 किलोमीटर, ठीक है। भूटान के बारे में बात करें, भूटान 699 किलोमीटर। बांग्लादेश की बात करें, सबसे अधिक 4096.7 किलोमीटर। अब इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो डाटा आएगा 15106.7 किलोमीटर। जोड़ के देख लेना, ये एक्यूरेट है, वो 15200 अप्रोक्स है। 15106.7 किलोमीटर भारत की कौन सी सीमा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है। ये देश, कितने देश भारत के साथ लगे हुए हैं? 7। याद रखना, भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देश लगाते हैं? 7। और कितने राज्य भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए? अभी यार अभी तो क्लियर किया था, फिर 17 बोल रहे हो। 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। डाटा निकाल दो जो पुराने हैं, अपडेट है ना, अपडेटेड वर्जन। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब 16 राज्य कौन कौन से, ध्यान से देखना। सबसे पहले गुजरात, ठीक है, गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, अब पंजाब के बाद जे.एंड.के के बाद लद्दाख। अब पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट टच कर रहे हैं? बताओ देख के। 5 हो गए भाई, अब 4 नहीं है, 5 हो गए। अगर यूटी को भी स्टेट माने तो कितने हो गए? 5। यूटी को अलग गिने तो 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है ना? पूरा जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए, इसलिए ये डाटा चेंज हो गए। अब अफगानिस्तान के बारे में अगर बात करें, अफगानिस्तान को केवल एक ही केंद्र शासित टच करता है, कौन सा?
लद्दाख। पहले कौन टच करता था? जम्मू कश्मीर। अब कौन सा है? लद्दाख। लेकिन इस क्षेत्र पे अपना अधिकार नहीं है, तो ये कौन से हिस्सों को टच करता है? जो कि पाकिस्तान के अधिकृत है। इसलिए कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि पूर्ण रूप से भारत में स्थित वो देश जो पाकिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो आंसर क्या आएगा? फिर दोबारा सुनो, पूर्ण रूप से भारत में स्थित वो देश जो भारत के साथ सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, भूटान। 699 किलोमीटर, क्योंकि वो किस में करता है? पाक अधिकृत कश्मीर में टच करता है। तभी तो वो क्वेश्चन बनता है, राजस्थान पुलिस में भी बना था कि पूर्ण रूप से भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा आंसर देंगे, ना कि K2। क्या आएगा? कंचनजंगा, क्योंकि K2 POK वाले एरिया में पड़ती है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते, जम्मू कश्मीर, इसके चाइना के बारे में देखें तो चाइना को कौन टच करेगा? एक तो लद्दाख। लद्दाख के नीचे कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड। उत्तराखंड के नीचे ये सिक्किम। सिक्किम के नीचे ये अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य होंगे जो किसके साथ सीमा बनाएंगे? चीन के साथ। और म्यांमार के साथ अगर देखा जाए, म्यांमार के साथ अगर देखा जाए तो कौन कौन से राज्य? इस तरफ वाले राज्य याद रखने इस सीरीज में। देखो सबसे ऊपर कौन सा आ गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएगा नागालैंड। नागालैंड के नीचे आएगा मणिपुर। मणिपुर के नीचे आएगा मिजोरम। ऐसे सीरीज में ये चारों के चारों, ध्यान से देखना। सबसे पहले कौन सा आएगा? नागालैंड। नागालैंड। उसके बाद नागालैंड के बाद जोर से बोलो, मणिपुर। ये पूरा है मिजोरम, बीच में लाइन खींच दी कि मैंने, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखो 4 राज्य है। अरुणाचल, अच्छा है, ये पूरा हो गया ना, ब्लैक हो गया जिस वजह से। ये है नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य सीरीज में? 4 राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, इस तरफ चले तो ये कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। तो म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? दिख रहे चारों के चारों। म्यांमार के साथ कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। केवल यहां तक सीमा लग रही है। यहां पे कौन कौन सा देश आ जाता है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कौन से देश, कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाएगा? सबसे पहला तो त्रिपुरा होगा। अब देखो ध्यान से देखना, ये है त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा। अब देखो यहां पे एक राज्य है भारत का जो यहां से शुरू हो जाता है, इस किनारे से शुरू हो जाता है, इस किनारे से, यहां से, और पूरा यह अंदर की तरफ ऐसे फैला हुआ है, यहां से ऐसे, और ये पूरा ऐसे। और ये जो बड़ा जो राज्य वो कौन सा है? असम। याद रखना, इस तरफ के राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? असम है, 7 सिस्टर में। अब असम के नीचे जो घिर गया जो राज्य है वो कौन सा राज्य होगा? एक ही तो राज्य बना है, कौन सा? मेघालय। ये हो गए 7 सिस्टर सारे के सारे। देखो 4 ये हो गए, 4, 5, 6, 7, 7 सिस्टर। अब 7 सिस्टर में ये पूछ लिया जाए कि 7 सिस्टर में कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती? कौन सा है? 7 सिस्टर में कौन सा राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती? आसाम की लगेगी, मेघालय की भी लगेगी और त्रिपुरा की भी लगेगी। ये इस तरफ वाले जो 4 राज्य ये बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्यों बनाएंगे यार? इस तरफ आसाम आ गया, इस तरफ क्या आएगा? त्रिपुरा और मिजोरम आएगा, सॉरी मेघालय और मिजोरम, सॉरी त्रिपुरा। तो ये वाले जो राज्य ये क्या होंगे? म्यांमार के साथ सीमा बनाएंगे, बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं। और यहां से क्वेश्चन बन जाते कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाएगा, सीमा नहीं बनाएगा। और ये रट्टे मारने से याद नहीं होंगे, तभी याद होंगे जब आप मैप देखोगे। चाहे कितना भी देख लो यहाँ पे बैठ के, जब घर जाके एक बार मैप देखोगे ना, सारे क्लियर हो जाएंगे। अब बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश के साथ यहां तो आसाम हो गया ना, इस तरफ बांग्लादेश की इस तरफ कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से अलग करके ही बनाया गया है, या बंग वाला जो एरिया है? देखो इसका नाम पश्चिम क्यों पड़ा?
देखो बंगाल जो था ना, इसके डिवाइड किया था दो हिस्सों में, बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया। तो जो पूर्व में देखो, ये जो बांग्लादेश नहीं था पहले, ये था पूर्वी बंगाल और ये पश्चिमी बंगाल। ये कौन सा था? पूर्वी बंगाल। ये बांग्लादेश 1971 में बना है, 1972 में। 1971 की जो लड़ाई हुई थी ना भारत और पाकिस्तान की, वो इसके लिए ही हुई थी, इसको आजाद करवाने के लिए। क्योंकि ये जो हिस्सा था, ये पहले किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का। पाकिस्तान से ही कंट्रोल होता था ये भी। भारत के जब 1947 में जब दो हिस्से हुए थे ना, तो दो हिस्से, एक तो भारत हुआ था, एक पाकिस्तान, और ये दोनों पाकिस्तान थे। ये पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान, इसको पूर्वी पाकिस्तान कह दिया जाता था। लेकिन ये अगर बंगाल के बारे में बात करें, इसका पश्चिमी बंगाल नाम कैसे पड़ा? क्योंकि बंगाल पूरा बंगाल था। ये बंगाल के दो हिस्से हुए, तो ये पूर्वी साइड वाला पूर्वी बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल। तो ये तो पश्चिमी बंगाल है आज तक, लेकिन पूर्वी बंगाल का नाम क्या हो गया? बांग्लादेश। इस वजह से पश्चिमी बंगाल है। अब पश्चिमी बंगाल की जो सीमा है वो यहां से शुरू होती है समुद्र से, और पूरा अंदर घुसा हुआ है ऐसे करके, पूरा अंदर। मैप में देखोगे आप, पूरा अंदर घुसा हुआ है ऐसे। यह है पश्चिमी बंगाल। अब ये आप बताओ, बांग्लादेश की सीमा कौन कौन से राज्य के साथ लगेगी? देख के बताओ, बांग्लादेश की सीमा कौन कौन से राज्य के साथ लगेगी? पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और देखो मिजोरम। दोनों मैंने देखो यहां से लाइन करके, मिजोरम बांग्लादेश के साथ लगा हुआ और म्यांमार के साथ भी लगा हुआ है। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बना रहे? 5 राज्य। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हो।